अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे इंतखाबात से सिर्फ 25 रोज़ पहले पीटीआई इंतखाबी निशान से महरूम हो गई है। गुज़श्ता रोज़ रात गए सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे ताख़ीर से महफूज किया गया फैसला जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को मंजूर किया। तो वहीं पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम भी करार दे दिया है। तो फैसले के बाद अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुल्क भर में आज़ाद हैसियत में अलग अलग निशानात से इलेक्शन लड़ेंगे। तो वहीं जबकि कौमी और सूबाई असम्बलियों में तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से भी महरूम हो जाएगी। मजीद क्या सूरत हाल बनेगी, इसी पर अपने पैनलिस्ट के हम राय भी जानेंगे। दिल साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 800 से ज़ायद उम्मीदवार हैं जो मैदान में उतरने जा रहे हैं, और क्या देख रहे हैं आपके एक बड़ी सियासी जमात की इंतखाबी निशान से महरूमी इलेक्शन की शफाफियत को कितना मुतासर करेगी? देखें, इलेक्शन की शफाफियत पे तो सवाल उठेगा। इसमें जो गैर मुल्की मुबसरीन होंगे, गैर मुल्की जो इदारे होंगे, आलमी तंजीमें हैं, वो इस पर बात तो करेंगी। लेकिन सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस नहज पे सूरत हाल पहुंची क्यों है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। इसके ज़िम्मेदार खालिस्तन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है। कानूनी तौर पे भी उनके जो फैसले थे, सियासी तौर पर भी उनके फैसले थे, बल्कि तहरीक के अदम एतमाद के बाद से नहीं, बल्कि तहरीक के अदम एतमाद से कई माह पहले से लेकर उसके बाद की सूरत हाल में हर स्टेप पे उन्होंने गलत खेला। लेकिन वो सियासत में उन्होंने सरवाइव सिर्फ इसलिए किया हुआ है कि उनके जो सियासी हरीफ हैं उनके पास भी बताने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास बयानिया कोई नहीं है, और इनकी कारकर्दगी इनकी भी नहीं, लेकिन इनकी जो मुजाहमत की सियासत है जो इस वक्त इनके सिवा और कोई कर नहीं रहा, और इनके पास एक बयानिया है, जैसा तैसा है बयानिया है और सिर्फ इन्हीं के पास है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी मंजरनामे से आउट हो गई? क्या एक बड़ा मैच जो 8 फरवरी को होने जा रहा है उससे बल्ला और बल्लेबाज ना मिलने पर वो इस मैच से आउट हो गए? तो ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो यह है कि सियासी जमातें जो हैं वो तो आमराना दौर में भी ख़त्म नहीं की जा सकी, और एक इंतखाबी निशान से सियासी जमात को ख़त्म नहीं किया जा सकता। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि बल्लेबाज का इंतखाबी निशान इनको ना दिया जाए, ये फैसला भी आगे जाके इनको फायदा पहुंचाएगा। क्यों? उस फैसले में इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर लिया कि ये तमाम लोग, यानी अगर इनमें से कोई जीतता है तो ये तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। आगे जाके ये यानी कोई सियासी जमात यानी आज़ाद उम्मीदवार जब इलेक्शन जीतने के बाद कोई सियासी जमात ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए किसी इंतखाबी निशान की जरूरत नहीं होती। सवाल ये भी तो है ना, कल इलेक्शन कमीशन ने जो है दो जमातों का एक मेंबर नहीं हो सकता, ये भी तो कल आपने हुक्मनामा देखा इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो इससे भी तो सवाल उठेगा ना। पीपल्स पार्टी हम देख लें, जिस तरह से पीपल्स पार्टी भी है और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन भी। जी, मैं जो बुनियादी तौर पे बात कह रहा हूं कि कल का जो फैसला इलेक्शन कमीशन का आया है, इससे आगे जाके इंतखाबात के बाद की जो सूरत हाल होगी उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कोई इलेक्शन कमीशन के फैसले की बात कर रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा कि 2 जमातों का मेंबर नहीं हो सकता, उन्होंने तस्लीम कर लिया, यानी इंतखाबी निशान के बगैर उन्होंने इनको पीटीआई का मेंबर तस्लीम कर लिया। अब जब ये जीतेंगे, ये जाके इन्होंने कोई सियासी जमात तो ज्वाइन करनी है ना, और ये सियासी जमात अगर कहते हैं हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं, कल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदालत में जाती है और वो कहती है, बल्कि ये हमारी इतला के मुताबिक वो पहले ही अदालत में जा रहे हैं, इलेक्शन से पहले ही अदालत में जाएंगे, अगले चंद दिनों में शायद चले जाएंगे, कि हमें बैसियत जमात आउट नहीं किया गया, हमसे सिर्फ इंतखाबी निशान लिया गया। और बात भी फैक्चुअली ये है, इंतखाबी निशान तो सिर्फ इसलिए होता है कि एक मुश्तरका निशान मिल जाता है और सियासी जमात को कैंपेन करने में आसानी होती है। लेकिन अब ये कहेंगे कि हमें किस बुनियाद पे जो हमारी जमात है उससे नशिस्तें, जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो खवातीन की नशिस्तें हैं, जो अकलियतों की नशिस्तें हैं, वो किस बुनियाद पे हमें उनसे महरूम किया जाएगा? अगर अभी उनको रिलीफ नहीं मिलता तो ये मामलात इंतखाबात के बाद के आने वाले महीनों में भी अदालतों में जाएंगे, यकीनन जाएंगे, और वहां पर ये सवाल उठेगा। यानी एक सियासी जमात अगर इनके काफी सारे लोग मुंतखब हो जाते हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इसका? पीपल्स पार्टी की मिसाल आप देख सकते हैं, पीपल्स पार्टी भी तो है।
नहीं, मैं इस बात पे भी आता हूँ। आप जो शायद इशारा कर रही हैं कि बिलावल जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और वो टिकट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का ले रहे हैं, तीर के निशान पे लड़ेंगे। बिल्कुल ये मामला अदालतों में जाएगा, यानी ये मामला अल्टीमेटली अदालतों में जाने, ये गेम अभी खत्म नहीं हुई। और लोग क्वेश्चन करेंगे जी वो एक सियासी जमात के चेयरमैन है, दूसरी सियासी जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो अपनी हैं। लेकिन इसमें एक तो ये कानूनी पहलू हो गया ना, एक आईनी मामला हो गया, कानूनी पहलू हो गया कि इसके बाद जाकर वो ये कह सकते हैं जी इतनी बड़ी तादाद में हमारे लोग जीत के उन्होंने ये जमात ज्वाइन कर ली और हमें किस बुनियाद पे मखसूस नशिस्तों से महरूम कर दिया गया। तो यानी 8 फरवरी के बाद भी ये मामला अदालतों में जिंदा रहेगा। अच्छा, दूसरा मामला है कि ये जिस अंदाज में ये सब कुछ हुआ, अगरचे इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये जितनी भी मुश्किलात आज इसको फेस करनी पड़ रही हैं इनके अपने फैसलों की वजह से ये इस नैज तक पहुंचे हैं, लेकिन जिस अंदाज में ये कल सब कुछ हुआ कौम टीवी पे देख रही थी, जिस तरह इलेक्शन कमीशन हर आधे घंटे बाद आगे वक्त किए जा रहा था, 2 दिन अदालत लगी, फैसला आया, जो भी फैसला आया कानून के मुताबिक आया, लेकिन इसकी परसेप्शन जो मीडिया, सोशल मीडिया और जो पब्लिक डोमेन में जिस तरह से चीजें डिस्कस हो रही हैं, जिस तरह लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें मजलूमियत का वोट यकीनन इसका फायदा उनको मिलेगा कि एक फिर दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड का जो क्वेश्चन है जिस पे आने वाले दिनों में मुल्की गैर मुल्की मुबसरीन, ये तमाम चीजें जो इनके इवन नाकदीन थे, जो इन पे क्रिटिसिज्म करने वाले लोग थे, वो भी ये कह रहे हैं कि एक बड़ी जमात को इंतखाबी अमल से जो आउट करना है उसके बाद ये क्वेश्चन तो उठेगा कि एक हेल्दी मुकाबला नहीं था। और अगर ये हार जाते हैं तो इनके मुखालिफिन जो जीतने वाले हैं उनकी साख पे बड़ी क्रेडिबिलिटी, उनकी जो एक इखलाकी जो कुव्वत है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी के इश्यूज हैं उस पर यकीनन क्वेश्चंस उठेंगे। अगर ये जीत जाते हैं तो उसके बाद जो हम पहले बात कर रहे थे कि लोग अदालतों में जाकर कहेंगे जी इतनी बड़ी सियासी जमात को कैसे महरूम किया जा सकता है मखसूस नशिस्तों से, तो ये मामलात जो हैं हमें आने वाले दिनों में कानूनी महाज पे यानी ये मामला कल खत्म नहीं हो गया, बल्कि कल आने वाले फैसले के बाद सियासी और कानूनी महाज पे ये मामला और ज्यादा जिंदा हो गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जाहिर है उनके पास अब ऑप्शन भी कोई नहीं है, जो उन्होंने फैसला किया है कि उनके जो उम्मीदवार हैं हर हलके में, जो उनके उम्मीदवार हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो इसमें कोई शक नहीं है ना कि सबसे ज्यादा अगर कोई एक्टिव जमात है तो ये है, और इनकी कैंपेन ग्राउंड से ज्यादा जिस अंदाज में मीडिया, सोशल मीडिया पर जो चल रही होती है, तो इन्होंने इंडिविजुअल यानी इंतखाबी निशान जो सबको मुख्तलिफ मिलेगा और ये भी अनप्रेसिडेंटेड होगा, इतनी बड़े पैमाने पे इस तरह से अलग अलग इंतखाबी निशान पे कैंपेन करना, तो उसका इन्होंने लायामल तैयार कर लिया और उसकी कैंपेन उन्होंने शुरू कर दी है कि हल्का वाइज ये अवाम को बताएंगे कि यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है वो कौन है, उसका इंतखाबी निशान क्या होगा। तो बल्ला छिन जाने से यानी धचका तो बहुत बड़ा लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पे बड़ा फायदा भी पहुंचा सकता है। मजलूमियत का जो वोट है उसके हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड के सवालात के हवाले से, इंतखाबात के बाद की सियासी और कानूनी सूरत हाल के हवाले से। ठीक है, आदिल साहब आपका पॉइंट आ चुका है। हसन साहब, जिस तरह से आदिल साहब कह रहे हैं जो है सियासी तौर पर तो फायदा पहुंचेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजलूमियत का, तो क्या देख रहे हैं बल्ले के बगैर इंतखाबी खेल का नतीजा आपको क्या लगता है क्या निकलने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब वो एक ही शेर पर रह गए हैं। उनका दावा, उनकी अदालत, उनकी सारी ताज़ीरात, और वो अगला जुमला था ना कि उन्हीं का साथी ज़माना सारा, अपनी तो सिर्फ खुदा की ज़ात। मुझे लगता है कि अब वो उन्हीं पर डाल रहे हैं कि वो सियासी जमातें, कोई लाडला, कोई फ़लाँ और फ़लाँ ये आ गया, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया और वो खुदा की ज़ात पर ही भरोसा किए बैठे हैं कि शायद के ऊपर से कोई मन्नो सलवा उतरेगा और उनके पास इक़्तिदार आ जाएगा। चले कल से वो स्टार्ट कर रहे हैं ना, कल जलसा करने जा रहे हैं। नहीं, मैं तो पीटीआई की बात कर रहा हूँ, आप नून लीग की तरफ ले गई हैं जी। तो देखिए, अब मुस्लिम लीग नून वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो सिचुएशन, मुझे लगता है कि उन्होंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। कई जगहों पर हमें ऐसे लगा कि शायद पीटीआई स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर खड़ी रही,
क्योंकि हम तो पहले दिन से ही इस चीज़ की बात करते थे कि पार्टी के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, पार्टी के अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए। जिस तरह जमहूरी जो है वो मुल्कों में हम देखते हैं कि हर किसी को, आपको, मुझे, हर किसी को जो है वो वोट डालने का हक है। इसी तरह जब पार्टी के इलेक्शन होते हैं तो उसमें भी पार्टी के तमाम जो उम्मीदवार होते हैं या वोटर हैं उन सबको वोट कास्ट करने का हक होना चाहिए और होता भी है। लेकिन हम देखते हैं कि सियासी जमातों में इस चीज़ को जो है वो ख़त्म करते हुए उन्होंने अपने जो है वो पॉलिसियाँ बना रखी हैं। यही हुआ कि इमरान खान साहब शायद ये समझते रहे, ये सोचते रहे कि कब से कई सालों से उन्होंने इंतखाबात नहीं करवाए, उस तरह जब उनको पहले माजी में सहूलतकारी होती रही या उनको सपोर्ट मिलती रही, उन्हीं की अदालतों के जो है वो जो बोलते थे वो फैसला आ जाता था, जो कुछ कहते थे, डायरेक्शन देते थे कि हमें यूँ होना चाहिए, वो मामला उनकी तरफ रुख इख्तियार कर लेता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो यही समझ रहे होंगे कि शायद ये मामला, ये पंडोरा बॉक्स कभी नहीं खुलेगा। और जब खुला तो उन्होंने इतना बड़ा प्लान सामने रखा कि वुकला के हाथ उन्होंने दिया कि वुकला टीम आ जाएगी और बड़ा अच्छे तरीके से डिफेंड किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो प्लान जो सामने आए थे, प्लान ए और प्लान बी, वो तो जो ग्राउंड लेवल पर हमने देखे वो तो बुरी तरह नाकाम हो गए। एक जो उन्होंने इलेक्शन करवाना था, दूसरा जो इंतखाबी निशान के हवाले से किसके साथ उन्होंने मिलकर मुशावरत से इत्तेहाद करके चलना था, वो भी नाकाम हो गया। वो पीटीआई नजरियाती वाला था, वो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी उनका जो है वो ऐलान उड़ा कर रख दिया। और दूसरा जो सबसे बड़ा था बल्ले का निशान लेने के लिए, तो मैं समझता हूं कि अदालत बार बार उनसे दस्तावेजात मांगती रही कि आप दस्तावेजात दें, हम ताकि इस मामले को रखें। कई सवालात उठाती रही, लेकिन पीटीआई उनके जवाबात देने से कासिर रही। अगर आप इसके 2 दिनों का जो है वो अदालती कार्रवाई का जायजा लें तो ऐसा लगता है कि पीटीआई जो है वो इंतहाई नाकाम दिखाई दी है। उनके वुकला टीम, उनकी तैयारी नहीं थी। अली साहब ने जहां तक जंग लड़ी, जिन पॉइंट्स पर जंग लड़ी, वो तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर थे, लेकिन उनके साथ साथ जो दस्तावेजात की बात की जाती रही, जो वोटिंग का हक क्यों नहीं दिया, इलेक्शन कहाँ पे करवाए, इस तरह के जो सवालात होते रहे, मुझे लगा कि वहां पर पीटीआई की तैयारी नहीं है। और इनके वुकला टीम जो है वो शायद अपनी पोजीशन में रहे कि हम बहुत बड़े तुरम खान किस्म के फैसले कर रहे हैं और हम उसके मुताबिक आगे चलेंगे, वो वहां पर नाकाम रहे। और इसका फायदा अब जो अभी अदील वाइस साहब कर रहे थे कि मजलूमियत कार्ड हो या कुछ हो, मुझे लगता है कि ग्राउंड पर जब आगे जिस तरह इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ेगी, एक चीज तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि ये मुतनाज़ इलेक्शन तो हो गया, चाहे वो पीटीआई की अपनी गलतियों की वजह से हो या चाहे किसी जगह से सपोर्ट ना मिलने की वजह से हो। ये मुतनाज़ा इलेक्शन तो हो गया, लेकिन जो कुछ लोग रह जाएंगे इलेक्शन लड़ने से, मुझे लगता है कि सिस्टम में कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि आइंदा 1.5-2 साल बाद दोबारा इलेक्शन हो और वो दोबारा सिस्टम में आए और फिर एक आज़ादाना तौर पर तमाम पार्टियां जो हैं वो मैदान में उतरे, तो फिर समझ में आती है। लेकिन 2 चीज़ें जो मुसलसल हम कई हफ्तों से, कई माह से ये बात सुन रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत फैसला किया। मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बेहतरीन और दुरुस्त फैसला किया था, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने अपने कानून और आइन के मुताबिक फैसला किया। फिर मामला चला गया अदालतों में। पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो अपनी तर्ज पर अहम होगा, लेकिन मुझे उसमें भी कई खामियां नजर आई। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह मामला गया, चीफ जस्टिस साहब ने तमाम पहलुओं का जायजा लिया, बड़ी तसल्ली से कार्रवाई हुई और वहां पर भी देखा तो उन्होंने कानून और आइन के मुताबिक जो है वो फैसला दिया। मैं समझता हूं बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। हाँ, जिसकी बात उठती है कि तमाम अफराद को वोट डालने का हक मिलना चाहिए, एक शख्स की वजह से, एक इलेक्शन करवाने की वजह से पूरे पार्टी को साइडलाइन कर देना और ये हो जाना, यही तो हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से स्क्रिप्ट सुना करते थे, जिस पर अब सवालात उठते हैं। ये एक पहलू है जिस पर जो काबिल बहस है, जिस पर बहस होती है, जिस पर नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो सेक्शन कुछ ना कुछ बातें करते हैं और ये करते रहेंगे। लेकिन जो पीटीआई है वो उसने खुद अपनी ग्राउंड पोजीशन जो है वो खराब की। वो अदालतों में वो सबूत देने में नाकाम दिखाई दिए और वो उस पोजीशन में जंग लड़ने में भी नाकाम दिखाई दिए। मैं ये समझता हूं कि अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुस्बत और दुरुस्त फैसला दिया। लेकिन आप ये देखिए कि इसके पैरेलल जिस चीज को हम मीडिया नजरअंदाज कर रहा है कि इसके साथ साथ आपको पता है कि कितनी बड़ी खबरें जो है वो नजरअंदाज हो गई, जो अवाम को बताना बहुत जरूरी है जी। वो ये खबर थी कि जब ये मामला चला तो साथ ही एहतसाब का अदारा उसने एक दिल गुर्दा बड़ा किया और 2 बड़े फैसले कर डाले। वो कौन से फैसले थे?
मोहतरम कायद मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ 2 इंक्वायरियां चल रही थी, वो उन्होंने बंद कर दी। और कमाल है कि उसमें 24 करोड़ 72 लाख रुपए के लगभग जो है वो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगा था 2019 में, और वो नैब ने दोनों इंक्वायरियां बंद कर दी और उनको रिलीफ मिल गया। अब वो उस केस से आजाद हो गए। और दूसरा मामला यह था कि जो नून लीग ने टिकटों की तकसीम की, उनको अंदाजा था कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई को उन्होंने साथ साथ इंगेज रखा। उन्होंने क्या किया कि टिकटों की तकसीम कर दी और जो भी लोटे फसली बटेरे या जो भी इलेक्टिबर्स उनको नवाजा, पार्टी के अपने खास उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया, उनसे नाराजगियां ली, सारा कुछ दिया, क्या क्या मसाइल चलते रहे। और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सैर व तफरीह के लिए मरी जा पहुंचे कल को, और वो अपनी सुकून से जो है वो सुकून का लुत्फ इंजॉय कर रहे हैं। वो कहने छोड़ दे, कौन सा बल्ला, उनको पता था कि बल्ला रहना ही नहीं है, बल्ला टूट गया, अपना उन्होंने शेड्यूल जारी किया, अब कल से वो इलेक्शन कैंपेन का आगाज करेंगे। और तीसरा ये था कि नून लीग के जितने बड़े हैं साबिक सूबाई और वफाकी वुज़रा, खबर ये है कि तमाम अफराद को जो है वो अब उनके साथ पुलिस चलती है, क्योंकि शायद कहीं पर कोई बदमज़गी ना हो जाए, कोई हालात ख़राब ना हो जाए। तो वो मैंने कई जगहों पर देखे भी हैं, ख़ासतौर पे लाहौर में और दीगर जगहों पे, वहाँ पर पुलिस उनके साथ चलती है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों चल रही है, तो उन्होंने कहा जी इनकी सेफ्टी और इनको तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन पीटीआई के अफराद को तहफ़्फ़ुज़ देना किसकी जिम्मेदारी थी? दीगर नहीं, सिर्फ उन्हीं को खतरा है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ उनको खतरा है, उनको खतरा है। और उनको क्या मसाइल, उनको किससे खतरा हो सकता है? उनको उनसे खतरा हो सकता है कि वो 16 माह की परफॉर्मेंस पर बात करेंगे। लोग पूछेंगे भाई आपने 16 माह की हुकूमत में हमें क्या दिया, वो इस तरह के सवालात करेंगे। फिर पीटीआई के कुछ वो कहते हैं, नून लीग वाले, मेरी एक बात हुई, वो कहते हैं वो शरपसंद अनासिर हैं 9 मई के जो भगोड़े हैं, जो गायब हैं मंजर से, जिनको अदालतों में पेश होना चाहिए, वो हम पर अटैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमने जो है वो नफरी लगा रखी है, साथ पुलिस से मदद ली है। लेकिन पीटीआई के अफराद जाते हैं थानों में, उनको सपोर्ट नहीं मिलती, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, उनके घरों पर छापे भी पड़ रहे हैं, आरओ से दफ्तरों से उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, चाहे बल्ला उनसे छीन लिया गया। क्योंकि आप अंदाजा करें, फिर पुलिस को भी तो पता है ना कि अगला लाडला कौन है, अगला इक़्तिदार में कौन आ रहा है और किसको जो है हमने सपोर्ट देनी है। तो इस सारे सिनेरियो में अगर मैं इस चीज पर पहुंचूं तो ऐसा लगता है कि पीटीआई की पोजीशन जो है मजीद खराब होती चली जाएगी और नून लीग जो है वो आपस में लड़ झगड़ कर जो है उनके हालात खराब होते चलेंगे। नून लीग के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, उनकी लड़ाइयां बढ़ती चली जाएंगी, इनके मामला बढ़ते चले जाएंगे। और हाँ, जिसकी ये बात कर रहे थे कि पीटीआई वाले आप क्या करेंगे, वो एक तीसरा फार्मूला है, तीसरा वो तैयारी रखेंगे। इम्कानात यही है कि वो यही ऐलान कर सकते हैं कि जो है तीर और शेर जो है ये सियासी नफरत का निशान है, इससे आप दूर हटे और सिर्फ बाकी जो उम्मीदवार हैं, जिसमें आप देखें ना बड़े अजीबो गरीब से चैनक, रैकेट, बोतल, प्याला, चमटे, जूते, डाइस, जहाज, लैपटॉप, रॉकेट, कैसे कैसे किस्म के उनको निशान मिले हैं। अब अगर पीटीआई वाले कहे कि हमें जूते का निशान मिला है तो वो किस तरीके से बताएंगे? वो कि हमें चिमटे का निशान मिला है, वो कुछ ऐसे निशान है वो बता नहीं सकते कि बोतल, प्याला। और मुझे लगता है कि बड़ी सोची समझी जो है वो अब मुबैना साजिश के या क्या के कि ऐसे ऐसे शख्स को जो निशान अलाट हुआ है, माजी में मुझे लगता है उनके उस तरह के इल्जामात भी लगते रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि शायद उनको उस तरह से देख के जो है उन्होंने निशानात कुछ लोगों को अलाट किए हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, में जाके ये नहीं बता सकते कि मेरा निशान क्या है, वो काफी कंफ्यूजन में है। लेकिन जो टास्क था, जो मुझे लग रहा था कि ये जो है ये पैमाना होगा, ये स्क्रिप्ट होगा कि पीटीआई को इंगेज रखना, ना वो इंतखाबी अमल का हिस्सा बन सके, ना वो कैंपेन लॉन्च कर सके, ना वो इलेक्शन डे तक जा सके, ना वो इलेक्शन डे वाले दिन पोलिंग एजेंट अंदर बिठा सके। मुझे लगता है कि वो स्क्रिप्ट जो है वो भरपूर तरीके से पाया तकमील तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। ठीक है, आदिल साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से हमने देखा इंट्रा पार्टी इंतखाबात को लेकर जमात के अंदर जमहूरियत की बात की गई। से पहले आपकी इजाजत से एक बात ऐड करना चाहता हूँ, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। वैसे मैं हसन साहब की इस बात से जो है वो इत्तेफाक नहीं करता
कि जी इंतखाबी निशान ऐसे मिल गए, वो बता नहीं सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक, पहली बात तो ये कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी निशानात की जो फहरिस्त जारी की हुई है ना, आज़ाद उम्मीदवारों को उन्हीं में से निशान मिलते हैं, और वो तमाम जो निशान जो फहरिस्त में शामिल किए जाते हैं उसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि वो हमारे जो सोसाइटी, उन इकदार, उनसे वो चीज़ें मुताबिकत रखती हैं। बहुत से निशानात इन्होंने निकाले हैं ऐसे, तो ऐसा कोई निशान मेरी इत्तला के मुताबिक कोई अलॉट नहीं हुआ कि जो कोई तज़हीक बन जाए, उनको अपने प्रमोट करने के, अपने ख़ुद की जो प्रमोशन है सियासी तौर पे लोगों को बताने के हवाले से कोई मुश्किलात पेश हैं। दूसरा ये जो बल्लेबाज वाला लोग कह रहे हैं ना जी कल इनका प्लान बी बुरी तरह पिट गया, नाकाम हो गया, ये पिटा नहीं है, ये आने वाले दिन में इनको कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा मैं बताता हूँ। देखें, एक तो जब बल्लेबाज का जब निशान इनको मिला कल, उसके बाद चंद मिनट्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया। ये वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर ये लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद पीटीआई ज्वाइन करने में इंतखाबी निशान के बगैर भी अगर ये इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद पीटीआई ज्वाइन करेंगे अगर ये लोग, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया हुआ है उस फैसले में कि ये एक सियासी जमात के रुकन है। इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में पेज नंबर 3 पे जहां पे उन्होंने ये लिखा है कि मेरा फलां पार्टी से ताल्लुक है, और उन्होंने पीटीआई चूंकि लिख दिया हुआ है, तो उसके बाद वही इलेक्शन कमीशन कैसे रद्द करेगा? यानी इंतखाबी निशान तो सिर्फ एक इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए है, आपने सियासी जमात तो आउट नहीं की। तो ये स्ट्रेटजी अभी बज़ाहिर ऐसे नजर आ रहा है कि नाकाम हो गई, लेकिन उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने जो फौरी तौर पे रिएक्ट किया है और कल जो चंद मिनट्स में फैसला जारी कर दिया उस पे कि एक बंदा एक से ज्यादा सियासी जमात का मेंबर नहीं हो सकता, तो उसने तस्लीम कर लिया कि ये तमाम लोग जो हैं ये पीटीआई के लोग हैं, और उसके बाद आने वाला जो सियासी मंजरनामा है और कानूनी महाज पे ये हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाएगी। जी, अब सवाल आप कुछ करना चाह रही थी साहब, पीटीआई वाले अगर चाहते तो शेख रशीद साहब वाली जमात पे भी शामिल हो सकते थे, उनके साथ भी इत्तेहाद कर सकते थे। आप ये तो समझते हैं ना कि उन्होंने जो है इतनी गलत प्लानिंग थी, इतनी गलत उनके प्लान बी सी डी बनाए हुए थे कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी के साथ इत्तेहाद किया या वो दावे करते रहे जिसने आके चंद मिनटों में नजरअंदाज कर दिया, और जो शख्स शेख रशीद साहब जैसे उन पार्टी के साथ खड़े रहे तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर आज़ाइशों और आजमाइशों के बावजूद वो उनके साथ खड़े रहे, और उनके मुकाबले में ही जो है वो गौहर खान साहब ने जो है वो शख्स खड़ा कर दिया, फिर मजबूरन उनको अपने दूसरे हल्के में जाना पड़ा। ये तो आप समझते हैं ना कि पीटीआई पोजीशन खुद अपनी वीक करती गई। शेख रशीद साहब ने तो कल शिकवा भी किया शेख रशीद साहब के लिए। जी बिल्कुल, शेख रशीद साहब ने तो कल शिकवा भी किया कि इनके लिए मैंने चिल्ले काटे, इन्होंने मुझे इस काबिल नहीं समझा, इनके साथ उन्होंने वाकई स्टैंड लिया, उन्होंने वाकई शेख साहब के साथ की ज्यादती है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक मिजाज है, ये तो आने वाले दिनों में भी खैर बहुत सी चीजें खुलेंगी, जिस तरह टिकटों की बंदर बांट हुई, अब तो वो टिकट रहे ही नहीं, चूंकि ये मामला ही और हो गया। तो बहरहाल कौन सा पिछले 2 साल में इन्होंने ऐसा फैसला किया है जो सियासी तौर पर इनको फायदा पहुंचाओ? इत्तफाक ऐसा बन जाता है, ऐसा हो जाता है, इनकी जो एक मुजाहमती सियासत है उसमें इनको बहुत सी चीजों का फायदा पहुंचा, और जैसा मैंने पहले कहा कि इनके सियासी हरीफ जो हैं असल में उनके पल्ले कुछ नहीं है, बताने के लिए भी कुछ नहीं है, बयानिया भी कुछ नहीं है, तो ये बहुत सी चीजें इनको फायदा दे जाती है। अमली भी तो है जिसने छोड़ दिया पीटीआई को, दोबारा जो है उनसे राब्ता नहीं किया जाएगा। जी, मैं सवाल सुन नहीं पाया। जी, मैं कह रही हूँ क्योंकि पीटीआई का जो है ये पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा था, ये उनकी हिकमत अमली थी कि जिसने पीटीआई को छोड़ा है दोबारा जो है उनसे कोई राब्ता नहीं किया जाएगा, कोई कांटेक्ट नहीं रखा जाएगा। नहीं, शेख रशीद तो पीटीआई का हिस्सा तो नहीं थे, उनके इत्तेहादी थे और यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट होनी थी, और अगर शेख रशीद का इंतखाबी निशान वो कलम दवाद ले भी लेते तो उस सूरत में भी तो इलेक्शन कमीशन का फैसला यही आना था ना। असल तो इस वक्त सवाल ये है कि किसी और सियासी जमात का इंतखाबी निशान, ये प्लान बी तो बुनियादी तौर पे ये था, बल्लेबाज का इंतखाब उन्होंने इसलिए कर लिया चूंकि वो बल्ले के निशान से मुशाबत रखने की वजह से,
तो अल्टीमेटली फैसला तो यही आना था, जो इलेक्शन कमीशन भी शायद जितनी जल्दी उसने फैसला जारी कर दिया, यानी इधर से खबरें प्लान बी की आती गई और उधर से चंद मिनट बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। तो यानी कमीशन को भी अंदाजा था कि ये शायद इनका कोई प्लान बी इस तरह आ सकता है। लेकिन मैंने वही कहा कि इसका नतीजा, ये मामला खत्म नहीं हुआ, ये सियासी तौर पे यहां तो आर्जी तौर पे मामला रुका है, लेकिन उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला जारी किया है वो पीटीआई को आने वाले वक्त में इलेक्शन के बाद जरूर फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, यानी फायदा पहुंचाएगा, लेकिन आने वाले वक्त में ही तो पता चलेगा ना। जो अभी फिलहाल पीटीआई को जो मुश्किलात का सामना है, क्या सूरत हाल बनेगी, ये तो 8 फरवरी के बाद ही मालूम होगा। तो नाज़रीन, मुझे ब्रेक की जानिब बढ़ना है, तो वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, तो वहीं चंद रोज़ के बाद नून लीग भी कल जलसा करने जा रही है और नून लीग की हिकमत अमली पर बहुत से सवालात भी उठाए जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ बिलावल साहब खुलकर जो है वो नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उन्होंने तो नून लीग को बुज़दिल शेर का भी ताना दिया और साथ ये भी उन्होंने कहा कि मियाँ साहब चौथी बार आए तो फिर लड़ेंगे। कुछ उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की है, पहले वो देख लेते हैं। जी आदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से बिलावल साहब कह रहे हैं घुस कर मारूंगा, और कभी वो अवाम को कह रहे हैं कि मुफ्त बिजली दूंगा और पक्के घर बना कर दूंगा, तनख्वाहें डबल कर दूंगा, बस किसी तरह से आप मुझे ना वज़ीर आज़म बना दें और कुर्सी पर बिठा दें। देखें, आपको 8 फरवरी के बाद बिलावल साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब की सरबराही में बनने वाली काबीना में उसका हिस्सा नज़र आएंगे और उस वक्त फिर ये जस्टिफिकेशन ये दे रहे होंगे मुल्क की खातिर, मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के खातिर ये फ़ैसला किया गया है। पहले भी क्या क्या कहते थे और उसके बाद पीडीएम की जो हुकूमत बनाई, हुकूमत में बैठ के मज़े लिए, उसके बाद उस हुकूमत को ऑन करने को तैयार ही नहीं है। खुद नून लीग उसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है, अपने भाई की हुकूमत को। लेकिन जहाँ तक मामला है कि अब ये कह रहे हैं ना कि अब 2 जमातें रह गई हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक जमात का इंतखाबी निशान ख़त्म हुआ है और वो भी अपनी कैंपेन जो है वो इंतखाबी निशान के बगैर कर रही है, लेकिन वो मौजूद है सिस्टम में। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बल्कि बड़ा वाज़ेह है जो ग्राउंड पे सिचुएशन। हसन रज़ा साहब भी जिस तरह ग्राउंड पे जाके सर्वे कर रहे हैं, जो पल्स है अवाम की, जो नब्ज़ है उस पे हाथ है इनका, तो जो सूरत हाल नज़र आ रही है, उसके बाद यही बिलावल साहब जो हैं इनके साथ बैठ के हुकूमत का हिस्सा होंगे। और नून लीग बड़े अक्लमंदी इससे काम ले रही है, उन्हें पता है कि इनके बगैर हुकूमत बननी नहीं है, तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना। उनकी तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब ही होगा, इनकी जानिब इतना नहीं होगा। जी ठीक है। हसन साहब, जिस तरह से हमने देखा शाहिद खकान अब्बासी साहब बहुत जो है वो गिले शिकवे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पीटीआई चोरी, तो नून लीग जो है डकैती करके इक़्तिदार में आ रही है। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे बल्कि उन्हें मुलाज़मत दी गई थी तब वो नौकर थे। ये हमारे सियासतदान जो है जब उन्हें ओहदा मिल जाता है एंजॉय कर लेते हैं, तो फिर इस तरह की वो ओहदे की क्यों वो अपनी तस्लील करते हैं इस तरह से? देखिए, बुनियादी तौर पे हम अक्ले कुल बन चुके हैं जो हुकूमत सियासतदान है ना। मैं तो मेरे लिए बड़े बाइस से शर्मिंदगी है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई लीडर बनने को तैयार नहीं, कोई लीडर ही नहीं है। वो सारे ही वो अजीब व गरीब से दिल गुर्दे लेकर बैठे हैं, एहतसाब की बातें करते हैं, एक दूसरे को मार धार की बातें करते हैं, मुल्क को लूटने की बातें करते हैं, इल्ज़ाम उसकी तरफ करते हैं, 4-3 उंगलियां अपनी तरफ आ रही होती हैं। और आपको पता है एक ही खानदान ज्यादा इस तरीके से बात करता है और उनको ये अंदाजा है कि ज्यादा सवालात उनकी तरफ उठते हैं और बात नहीं वो करते। और जो शाहिद खकान अब्बासी साहब जो इल्जाम आयद कर रहे हैं, मैं इसको इजी नहीं ले सकता, ये बहुत खतरनाक है। एक चोरी और डकैती, चोरी से संगीन जुर्म है डकैती, जो शाहिद खकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के इक्तदार पर लगा रहे हैं कि वो इक्तदार में डकैती करके आना चाहते हैं। मान लिया कि 2018 के इंतखाबात चोरी की, इंतखाबात में चोरी की, धांधली की करके आ गए, लेकिन 2024 में जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो ये कह रहे हैं कि वो डकैती करके एक संगीन इल्जाम आयद कर रहे हैं अपनी पार्टी पर और पार्टी कह रही है कि हम इसका जवाब नहीं देना चाहते। देखिए, मुझे लगता है
कि ये 80, 70, 80, 90 की दिहाइयों से बाहर निकले ही नहीं है। ये समझते हैं कौन सी अखलाकी सियासी कदरें, उन्होंने बालाए ताक रख के फेंक दिया। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी हमने इक्तदार में आना है, चाहे हमारा कुछ भी दांव पे लग जाए। उन्होंने 16 माह की परफॉर्मेंस की बात नहीं करती मुस्लिम लीग नून ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दोनों इक्तदार के नशे में हैं कि हमने किसी तरीके से इक्तदार में आना है। और माजी आप इनका देखें तो खौफनाक किस्म का माजी है हमारे सियासतदानों का। हम पढ़ने बैठे तो हमें शर्म आती है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि वो सियासतदान जब इक्तदार में आते हैं तो गरीबों को भूल जाते हैं, मुल्क और रियासत को भूल जाते हैं, अपने अपने उनको नशे लगे हैं। क्या किया? एक सियासी प्रोजेक्ट लगा, कोई 85 में लगा, कोई 60, कोई मुख्तलिफ तारीखों पे लगे, कोई 96 में लगा, कोई कब आया। प्रोजेक्ट लगे, कोई टूटे कोई बने, किसी की तकनीकी मुरम्मत के बाद वापस लगाए गए, फिर उसमें से प्रोजेक्ट निकाले गए। क्या हुआ कि कोई लीडर हमारे पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं हुआ। और हुआ क्या? किसी ने सानिया नौमई कर दिया, किसी ने तोशाखाना को लूट के ले गए, किसी ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, किसी ने क्या इल्जामात कर लिए। मतलब कि शर्म आती है कि आप जो है मुल्क को बनाने के लिए आते हैं और आप मुल्क को तोड़कर चले जाते हैं। ये सियासतदान फिर बातें करते हैं, हम पर सवालात क्यों उठाते हैं, हमसे ये अवाम क्यों बात करें। मुझे तो, मैं इनका जब डाटा निकालता हूं तो मुझे अंदाजा लगता है कि यही सियासी जमातें जिसकी मैं बात करता हूं फसली बटेरों पर चलती है, लोटों पर चलती है, हॉर्स ट्रेडिंग पर चलती है, अवाम के टैक्सों का पैसा पहले लूटमार करते हैं, फिर वही जो है वो इक्तदार में आने के लिए वो पैसा लगाते हैं और फिर जो है वो इक्तदार की कुर्सी पर आके बैठ जाते हैं। और अवाम का जब मैं देखता हूं तो मुझे शर्म आती है। 2,80,000 बच्चा, 2 करोड़ 80 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है। क्या ये सियासी जमातों के ज़हन में नहीं आया कि बच्चा तालीम याफ्ता होगा, पढ़ेगा तो मुल्क के लिए आगे आएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनसे पूछे, इसका जवाब ही कोई नहीं है। लैपटॉप दे दे, फला कर ले, भाई वो तुम तालीम की तरफ आओ। बेसिक एजुकेशन आपके मुल्क में नहीं होगी, बेसिक हेल्थ नहीं होगी, तो आप किस मुल्क की बात करेंगे? आगे आ जाइए। 9 करोड़ से ज्यादा अफराद जो है खत्ते गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं और उनको ये बताएंगे कि फलां चोर था, फलां ने फलां किया, फलां ने ये काम किया। 16 माह की परफॉर्मेंस पर बात नहीं करनी। आगे आ जाइए। 25 से 30 लाख अफराद, नौजवान तबका हर साल जो है वो जॉब मार्केट में शामिल हो रहा है, वो कहां जाएगा? फिर 80% जो है वो पाकिस्तानी आबादी जो है वो हेल्थ से लाताल्लुक हो चुकी है। वो चंद एक अफराद हैं जो इलाज मुआवजा करा लेते हैं और कोई 1-1.5% अशराफिया रह जाती है। 99% पाकिस्तानियों को ये नहीं मालूम कि अगली रोटी उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ये क्या कर रहे हैं? ये शराफिया, इनके आप अकाउंट बैलेंस पूछे, इनसे पूछने वाला नहीं है। अगर आप उठा के देखें कि इनके सियासतदानों के असासे किस तरह डबल ट्रिपल हो रहे हैं, इनसे पूछे तो कहते हैं हमसे बात नहीं करनी। यही ये शराफियात का सहारा लेकर इक्तदार में आते हैं। असूल, नजरियात, अवामी फलाह बबूद, अवामी एहसासात, जज्बात को जो है वो ठोकरे मार देते हैं। और फिर जहां पार्लियामेंट में हॉर्स ट्रेडिंग हो, जहां पर अवाम के टैक्सों की लूटमार की जाती हो, जहां पर लूटमार करके उसका हिसाब ना दिया जाता हो, आप उनसे तो करते हैं कि वो मुल्क में आके इक्तदार में आके संभालेंगे। मेरे ख्याल में शाहिद खकान अब्बासी साहब हो, मिफ्ता इस्माइल साहब हो और दीगर जो है सियासतदान हो, वो कभी कभी उनको लगता है कि हमें सच अवाम के सामने लाना चाहिए। उन्होंने जो लंबी चार्जशीटें 2 दिन में रखी है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मसाइल है, लेकिन जो आते हैं, जो इलेक्टेबल्स होते हैं, वो वोट लेकर आते हैं, अवाम ही ने वोट देते हैं। देखिए, अब अवाम जो है वो माजी 2000, देखिए नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे तो 2007 में वापस आए तो उनको लगा कि मैं जीत जाऊंगा। मेरे ख्याल में अब 2007 वाला पाकिस्तान नहीं है, अब 2024 है। 2024 में आके अपनी सोच को लेकर आए। इसलिए मैं बात करता हूं, आप 85 का जब प्रोजेक्ट लगा था वो भूल जाइए, आप 90 की सियासत को निकाल दें, आप 2008, 13, 18 की सियासत से निकल जाएं। अब आप 2014 में आए, आप यूथ को देखें वो क्या चाहती है। अवामी मसाइल, हर बच्चा जो है वो, मैं सर्वे करता हूं, हर बंदा जिसको जो एक वक्त की रोटी खाता है उसको अंदाजा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस पोजीशन पर इन सियासतदानों ने की है, उसको अंदाजा है। तो ये जो है अपना कोई बयानिया सामने रखें, ये वहां को धोखे में कब तक रखेंगे? बिल्कुल, तो बिल्कुल नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करें क्या नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार के लिए समझौता कर रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आदिल साहब, आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार के लिए समझौता कर रहे हैं और मुमकिन जो नतायज है वो क्या होंगे?
देखें, आज जो मंजरनामा है, इस मंजरनामे के हवाले से एक आम आदमी यही समझता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जिन्होंने चंद महीने उन्होंने भी मुज़ाहमती सियासत की, लेकिन इस वक्त उनके लिए ग्राउंड जो है वो बाकायदा तैयार किया गया। ऐसे एक परसेप्शन यही है ना कि उनको जिस तरह से इंतज़ामी सपोर्ट है, उनके केसेस में मेरिट पे रिलीफ मिला होगा, लेकिन टाइम बहुत अहम है। उनके फौजदारी केसेस ख़त्म हो गए, उनकी नाअहली ख़त्म हो गई, उनके लिए कोई इंतज़ामी सियासी मुश्किलात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक आम आदमी इसको इस तरह से परसीव करता है कि उन्होंने ये समझौता करके ये तमाम कुछ हासिल किया, और इसकी एक कॉस्ट है, जो कॉस्ट उन्हें 8 फरवरी को पे करनी पड़ेगी अवाम की अदालत में। यही वजह है कि उनका जो मेरे पास बहुत कम है, वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम का नाज़रीन, और अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।